नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्नेस लाइटअप प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अब ये कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं था, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं और आप लोग का एग्ज़ाम है तो सोचा चलो इस पर में भी डिस्कस करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ और भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया था, जैसे कि हीट एक्सचेंजर्स को हैंडओवर या टेक ओवर कैसे करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए। उसी तरह कॉलम एंड वेसल्स को हैंडओवर या टेक ओवर कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात किया था। और ये फर्नेस लाइटअप प्रोसीजर है, अब इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। उसी तरह पंप का चेंज ओवर या उसको हैंड ओवर टेक ओवर कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं और इस तरह के टॉपिक्स पे इसलिए वीडियो ज़्यादा बनाना अच्छा नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि ये सब जो है ना काफ़ी प्रत्येक ईच यूनिट्स के लिए ना अलग अलग इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, तो कोई एक जनरलाइजेशन करना सही नहीं होगा। इसीलिए मैंने कुछ वीडियो बनाए थे हीट एक्सचेंजर हैंड ओवर या टेक ओवर का, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं सर ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग पहले HBGO से फ्लश करते हैं, फिर LBGO से फ्लश करते हैं, फिर FLO से करते हैं। तो ज़रूर करते होंगे, इसमें कोई मना ही नहीं है। अब सारे यूनिट का सभी का SOP मिला के एक वीडियो बनाना वो तो संभव नहीं है ना। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट्स के लिए ये वीडियोज़ हैं, आपको एटलीस्ट जिसका लॉजिक समझ में आए कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। फिर भी अगर आप कहीं फर्नेस लाइटअप करना होगा तो वहाँ कहीं SOP फॉलो करना होगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको नहीं फॉलो करना होगा। तो ये एक डिस्क्लेमर है जिसको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ एक तरह से आप समझो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करने के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि कंटिन्यूसली विजिबिलिटी को लेकर कमेंट्स आते रहते थे, तो मैंने थोड़ा सुधार किया ही था लास्ट वीडियो में। फिर कमेंट आया कि मैप हटा दीजिए, मैप हटा दिया है। देखिए दूसरा एक और चीज़ है कि पिछली बार मैं फोकस ऑटो फोकस लॉक करना भूल गया था रिकॉर्ड करने के पहले, तो इस बार लॉक किया हूँ। तो देखिए इस बार कैसे रिकॉर्डिंग आया है, इस बार बोर्ड के ऊपर फोकस रखा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि रिकॉर्डिंग कैसा हुआ है। एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये फर्नेस का लाइटअप प्रोसीजर है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल मतलब पार्ट होता है जब स्टार्टअप होता है किसी यूनिट का। तो मान लो फर्नेस लाइटअप है और एकदम यूनिट शटडाउन से वापस आ रहा है, तो ठीक है ना, तो उसका लाइटअप जो प्रोसीजर है ना वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप SOP फॉलो करें। और बहुत बार ऐसा हुआ है स्टार्टअप के दौरान ही फर्नेस ब्लास्ट कर गए हैं, ठीक है, तो इसलिए सारे प्रोसीजर को ठीक से समझना होगा। तो देखिए क्या क्या प्रोसीजर है, मैं ऑब्वियसली सारे पॉइंट को शायद कवर नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे कोई भी यूनिट, कोई भी आपको इक्विपमेंट हैंडओवर होता है ना, मतलब वापस टेक ओवर करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसका बाकी सब बॉक्स सब ठीक से हुआ है तो देख लेते हैं, और सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं उसके बारे में ज़रूर देख लेते हैं। तो जैसे अगर ये फर्नेस बॉक्सअप हुआ, ये फर्नेस है। अब इस फर्नेस में आप देखो कि ये बड़ा फर्नेस है, कोई CDU VDU टाइप का फर्नेस ऐसा है। फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस है, इसमें FD फैन भी है, ID फैन भी है। ऑब्वियसली इसके प्रोसीजर समझ लेंगे तो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस का प्रोसीजर तो इससे सरल ही होगा, उसके बारे में भी ज़रूर बात कर लेंगे। तो अब इसमें जो ये फर्नेस है ना, तो ये जो है ये स्टैक डैम्पर है, ठीक है, स्टैक डैम्पर है। अब जनरली क्या करते हैं हम लोग को फर्नेस लाइटअप करने के पहले ना, हाँ, हम लोग सारे जो उसके इस कंट्रोल वाल या डैम्पर्स है ना उसका स्ट्रोक देख के चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, स्टैक डैम्पर खुल बंद हो रहा है कि नहीं। ये जैसे कंट्रोल वाल है, फ्यूल गैस का प्रेशर कंट्रोल वाल, फ्यूल ऑयल का प्रेशर कंट्रोल वाल, DPC, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर लाइटअप कर लिया, फिर बाद में कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा तो सही नहीं होगा। और फिर जो डिब्लाइंडिंग का जो भी लिस्ट होता है, डिब्लाइंडिंग चेक कर लेते हैं, सब चीज़ डिब्लाइंडिंग हो गया कि नहीं, फ्यूल गैस, फ्यूल ऑयल और ये सब चीज़ें। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि फर्नेस लाइटअप के पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉइल्स है ना, जो हाइड्रोकार्बन साइड कॉइल्स हैं, उसमें फ्लूइड का फ्लो होना चाहिए, मतलब फ्लूइड आपका सर्कुलेशन में होना चाहिए, फीड बॉटम सर्कुलेशन है जो भी है वो आपका प्रोसीजर जो है उस हिसाब से सर्कुलेशन में होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी कॉइल में नहीं जा रहा और फैनर जला दिए तो कॉइल तो ये हो जाएगा ना, मतलब ज़्यादा हीटअप होकर के स्किन टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और फिर कॉइल में लीक भी हो सकता है। तो एनीवे, तो जैसे जनरली अगर फर्नेस ऐसा है और उसमें सिर्फ फीड जा रहा है, जैसे ये फीड है और फीड जा रहा है, तो फीड का फ्लो होना चाहिए,
बहुत सारे फर्नेस में ये जो है ना, ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये कन्वेक्शन सेक्शन है, और नीचे वाला सेक्शन है, ये रेडिएशन सेक्शन है। तो बहुत सारे फर्नेसेस में कन्वेक्शन सेक्शन में फीड प्रीहीट होने के बाद भी फर्दर फ्लू गैस का टेम्परेचर रह जाता है, तो उसमें एलपी स्टीम को सुपरहीट कर लिया, एमपी स्टीम को सुपरहीट कर लिया। तो अगर ऐसा भी कोएस है तो ये सभी में फ्लो होना चाहिए, ठीक है, तभी तो फर्नेस आप जला सकते हो ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये तो ध्यान में रखना ही होगा। दूसरा ये है कि हम लोग उसके बाद जब ये कंफर्म हो गया फ्लो आ रहा है, तब हम लोग फर्नेस लाइटअप प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं। तो अब फर्नेस लाइटअप प्रोसीजर आगे बढ़ने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकी सब इसमें जो फर्नेस का बर्नर देखने के लिए ना बहुत सारे पीप होल्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पीप होल्स बंद करना है। एक्सप्लोजन डोर रहता है, जैसे कन्वेक्शन जोन के आसपास ना, आग जोन के आसपास ऊपर एक्सप्लोजन डोर रहता है, ताकि अगर कभी गलती से फर्नेस में एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन गया तो बाहर वहाँ से मतलब फोर्स से बाहर ऊपर ही से निकल जाए तो फर्नेस फटने से बच सकता है। तो एक्सप्लोजन डोर है वो सभी बंद कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट ध्यान रखना है, एसओपीज में लिखे रहते हैं, और उसका ध्यान रखना है कि ये सभी आप बंद कर लीजिए, और उसके बाद आप लाइटअप प्रोसीजर में जाइए। तो लाइटअप प्रोसीजर में जाने के लिए अब ये थोड़ा ये सर्किट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्किट ये है कि देखो, ये इस तरह का फर्नेस है जिसमें बर्नर जो है वो ड्यूअल फायरिंग है, मतलब उसमें फ्यूल गैस का भी बर्नर है और फ्यूल ऑयल का भी बर्नर है। कुछ बर्नर ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे फर्नेसेस होते हैं जिसमें सिर्फ फ्यूल गैस के फर्नेस होते हैं, बर्नर होते हैं। तो उसके लिए जो मैं फ्यूल गैस के बारे में बात कर रहा वहीं पर बात कंप्लीट हो जाएगा। और फ्यूल ऑयल का भी बर्नर है, तो फिर फ्यूल ऑयल का जो बात चल रहा है वो तो चलेगा ही, समझ रहे हैं। तो आप प्रोसीजर सिमिलर रहेगा, जहाँ तक जो फर्नेस है वहाँ तक ये बात एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ये फर्नेस है ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये फ्यूल गैस का लाइन है। अब ये फ्यूल गैस जो है ना, ये फ्यूल गैस 2 एसडीबी के थ्रू, ठीक है, और ये कंट्रोल वाल्व के थ्रू बहुत सारे बर्नर हैं, उस सारे बर्नर में जा रहा है। तो ये बेसिकली ये मेन लाइन है, मेन फ्यूल गैस का लाइन है। और उसी की तरह एक पायलट गैस का भी लाइन होता है, मेन फ्यूल गैस, और उसी तरह ये देखो फ्यूल गैस, ये जो है ये पायलट फ्यूल गैस का भी लाइन है, ठीक है। तो पायलट गैस में भी एसडीबी होता है, जनरली पायलट गैस में कंट्रोल वाल्व्स नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे पीसीबी होते हैं जो कि अपने ही से सेल्फ एक्चुएटिंग प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं, नहीं तो मोस्टली 2 एसडीबी होता है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम में वो सारे बर्नर में पायलट गैस रहता है। तो जनरली क्या होता है ना, बर्नर जब फर्नेस जो हम लोग जलाते हैं ना, वो पायलट गैस से पहले जलाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेन गैस का लाइन होता है ना, वो बड़ा लाइन होता है, तो उसको फिर हम जलाने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गैस अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को जलाने का एडवाइजेबल ये रहता है कि पायलट गैस से पायलट बर्नर को पहले जलाएं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके घरों में गैस चूल्हा है, ठीक है। अब गैस चूल्हा है तो देखिए, आपको बहुत जगह आपने देखा होगा कि एडवाइस किया जाता है कि गैस चूल्हा को जलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप माचिस से चलाइए, माचिस का तीली जला लीजिए और फिर गैस का नॉब खोलिए और फिर बर्नर जलाइए, ठीक है। ये सही तरीका होता है। कई जगह पे लाइटर से लोग जलाते हैं तो उसको एडवाइस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइटर में जलाने में क्या होता है, पहले गैस का बर्नर खोल देते हैं और फिर लाइटर से जलाया, 1-2 बार जलाया और गलती से नहीं जला तो उतना देर गैस बाहर आता रहता है, और फिर गलती से 4-5 बार के बाद फिर फट से जल गया तो फिर वो धमाका हो सकता है, इसीलिए एडवाइजेबल नहीं होता है। सिमिलर तरीका यहाँ पे भी है। ये फर्नेस है उसी गैस बर्नर का बहुत बड़ा रूप है, ठीक है। इसमें सब चीज़ें जो गैस जा रही है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक। तो ऐसे केसेस में मेन गैस बर्नर से डायरेक्टली अगर आप जलाने जाएंगे ना, तो मेन गैस बर्नर में ये इतना ज़्यादा गैस जाएगा, और वो फिर अगर 2-4 बार नहीं जला और फिर एक बार स्पार्क हुआ तो धमाका हो सकता है। इसलिए मेन गैस बर्नर को कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता है। पायलट गैस जिसके क्वांटिटी बहुत कम होते हैं उसी से हम लोग ट्राई करते हैं। तो एनीवे, तो यहाँ पे अभी जस्ट ये जो असेंबलीज हैं उसके बारे में बता दूं कि ये फ्यूल गैस का वाल्व है, मेन फ्यूल गैस बर्नर का वाल्व है, और ये पायलट गैस का, ठीक है। तो एक ही बर्नर असेंबली में मेन गैस भी जा रहा है, पायलट गैस भी जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्यूल ऑयल का भी देखिए एक सर्किट है। फ्यूल ऑयल में भी एसडीपी है, और उसके बाद प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू सारे बर्नर असेंबली में फ्यूल ऑयल का भी बर्नर, ये फ्यूल ऑयल का भी लाइन जा रहा है, तो मतलब फ्यूल ऑयल के भी बर्नर्स हैं, ठीक है। अब ये फ्यूल ऑयल का बर्नर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल ऑयल जा रहा है फिर वापस सर्कुलेट होकर फ्यूल ऑयल रिटर्न में चला जाता है। ऐसा सर्कुलेशन इसलिए रखना पड़ता है ना कि फ्यूल ऑयल जो है ना काफ़ी विस्कस होता है, ठीक है। अगर गलती से अगर मान लो कि आपको फ्यूल ऑयल का बर्नर का रिक्वायरमेंट नहीं है और उस समय आपने सारे बर्नर बंद कर दिए, तो क्या है, ये लाइन में फ्लो 0 हो जाएगा, तो वो जम सकता है। इसलिए ऑलवेज सर्कुलेशन में रखना एडवाइजेबल होता है। इसलिए फ्यूल ऑयल के बर्नर में ना असेंबली में एक रिटर्न लाइन भी होता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो सारे बर्नर का जो इंडिविजुअल वाल्व्स हैं वो बंद कर दीजिए और फिर रिटर्न लाइन खोल के आप सर्कुलेट करते रहो ताकि जल्दी जमे नहीं।
तो एनीवे, और क्या होता है, जो भी फ्यूल ऑयल बर्नर होते हैं ना, तो फ्यूल ऑयल को एटोमाइज करने के लिए एटोमाइजिंग स्टीम का भी वाल्व्स होते हैं। तो हर एक बर्नर में देखना है कि एटोमाइजिंग स्टीम्स का भी वाल्व है, ठीक है। तो मैं सारा दिखाया नहीं है, आप इससे डिपिक्ट कर सकते हो। तो एनीवे, तो ये असेंबली है। तो करना क्या है, बर्नर लाइट अप करने के पहले ये सारे जो वाल्व्स हैं ना, ये सारे वाल्व्स बंद रहने चाहिए, सारे इंडिविजुअल बर्नर्स के वाल्व्स बंद रहने चाहिए। बंद हो गए। अब क्या है ना कि बॉक्स के अंदर ना बर्नर लाइट अप करने के पहले ना बॉक्स पर्जिंग करते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो है ना कुछ हो सकता है गैस पहले से ही हो और उसमें आप जल्दी एस्पार्क करने जाओगे बर्नर जलाने के लिए तो धमाका हो सकता है। तो इसके लिए एक तो ये रीजन है, और दूसरा ये है कि मैंने ड्राफ्ट के बारे में बात किया था फर्नेसेस में। तो फर्नेस में ड्राफ्ट कहाँ से आता है, तो मैंने बताया था कि फर्नेस के अंदर के जो गैस होते हैं वो लाइटर होते हैं, इसलिए उसका हॉट होते हैं, इसलिए उसका डेंसिटी कम हो जाता है, इसकी वजह से ड्राफ्ट क्रिएट होता है। तो अभी एकदम फर्नेस शटडाउन से जस्ट बाहर आया है, तो फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मोरलेस सेम है, तो ड्राफ्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। तो बॉक्स जब हम लोग पर्जिंग करते हैं ना, तो बेसिकली अंदर क्या है कि समझना कि इसके अंदर हमने क्या किया, स्टीम दे दिया। अब स्टीम जाएगा ना, तो जो भी अंदर का गैस होगा गैस को उड़ा के लेके जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात है कि जब स्टीम जाने से कुछ देर अगर हम लोग बॉक्स पर्जिंग करते हैं तो अंदर का बॉक्स थोड़ा गर्म भी हो जाता है, तो इसलिए अच्छा ड्राफ्ट भी क्रिएट हो जाता है, दोनों पर्पस से। तो बॉक्स पर्जिंग, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हुआ कि सारे बर्नर्स के वाल्व्स बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप ये डैम्पर को 100% खोल दो, क्योंकि स्टीम जाएगा तो स्टीम को बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। तो डैम्पर खोल दिया। उसके बाद क्या है ना कि ये स्टीम का लाइन है ना जो बॉक्स पर्जिंग, इस स्टीम को कंडेंसेट ड्रेन करना होता है। देखिए कोई भी लाइन होता है ना, काफ़ी दिनों तक अगर यूज नहीं किया जाता है, उसमें के स्टीम जो है ना, पहले से जो स्टीम रहता है वो कंडेंसेट बन जाता है, मतलब पानी बन जाता है। अब उसमें अगर आप गलती से आप स्टीम का वाल्व जल्दी से खोल दिए ना, तो पीछे से स्टीम जब आएगा ना तो उस पानी को बहुत धक्का देता है, और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी बेंड मिलता है ना, तो वहाँ पे खूब जोर से वो एक हाई फोर्स से धक्का देने की वजह से हैमरिंग हो जाता है, ठीक है। स्टीम हैमरिंग के बारे में और भी डिटेल में बात कर सकते हैं कंसेप्चुअली कि वो कैसे होता है, बट एनीवे आपने कभी इंडस्ट्री में नहीं काम किया तो पता नहीं, बट इंडस्ट्री में हमेशा होता है। इसलिए कंडेंसेट ड्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको बोलना भी है अगर इंटरव्यू में दे रहा है कि कंडेंसेट ड्रेन करना है, इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेट ड्रेन कर दिया, उसके बाद आप ये बॉक्स पर्जिंग वाला वाल्व खोल दिए। बॉक्स पर्जिंग वाल्व खोलने से क्या होगा, स्टीम जाएगा और पूरा स्टैक से बाहर निकलेगा। स्टैक से बाहर जब स्टीम जैसा दिखने लगे तो आप समझना कि काफ़ी हद तक जो है वो स्टीम पूरा बॉक्स को गर्म कर दिया है, अंदर के गैसेस जो हैं निकल गए हैं, और एक अच्छा ड्राफ्ट भी आ जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब ये ड्राफ्ट आ जाता है ना, तो कई बार अगर बहुत अच्छा ड्राफ्ट आ जाए तो हम लोग स्टैक डैम्पर को थोड़ा पिंच भी कर लेते हैं, जनरली इसलिए कि यहाँ के अंदर जो ड्राफ्ट होना चाहिए वो करीब -5, -6, -7 इस रेंज में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं -10, -12 ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे ज़्यादा होने से ना अंदर बहुत हवा खींचेगा, तो अंदर बहुत हवा खींचेगा तो हो सकता है कि आपका बर्नर ठीक से नहीं चल पाए, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो बॉक्स पर्जिंग के पहले स्टैक डैम्पर पूरा खोल के रखना है, उसके बाद आप स्टैक डैम्पर जरूर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा उसी तरह आप एयर रजिस्टर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एयर रजिस्टर मतलब क्या है कि जैसे एफडी फैन से ये एयर जो आ रहा है वो अल्टीमेट ईच इंडिविजुअल बर्नर में जाने के पहले उस एयर को कंट्रोल करने के लिए एयर रजिस्टर होते हैं। वो समझिए एक डैम्पर जैसा ही होता है, मतलब प्लेट होता है, अगर आप उसको घुमाते हैं तो पूरा खुल गया, उसको ऐसे पिंच किए तो कम खुला, तो इस तरह से एयर का फ्लो कंट्रोल होता है। तो एयर का रजिस्टर और स्टैक डैम्पर इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका ड्राफ्ट मेंटेन हो, ठीक है। तो ये हमने रेडी कर लिया है बर्नर लाइटअप करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, अगर एमएनआई के बाद आया तो ये फ्यूल गैस जो आता है, मेनली फ्यूल गैस केओडी के साथ आता है। फ्यूल गैस केओडी होता है, मान लो यूनिट में फ्यूल गैस केओडी है, उसके बाद फिर इसका आउटलेट जो है ये इस लाइन में जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्यूल गैस केओडी को भी ड्रेन कर लेते हैं, ताकि अंदर कुछ अगर वाटर है, क्योंकि जनरली उस लाइन का पहले स्टीमिंग हुआ रहा होगा एमएनआई के पहले, या हाइड्रो टेस्ट हुआ रहा होगा, तो वो पानी रह सकता है ना, तो केओडी को ड्रेन कर लिया, ठीक है। केओडी को ड्रेन करने के बाद इधर जब लाइन अप कर दिए तो यहाँ पे हम लोग को प्रेशर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, ये जैसे देखो ये एसडीबी होता है जनरली। एसडीबी इसलिए रहता है क्योंकि फर्नेस पे इंटरलॉक्स बहुत होते हैं ट्रिपिंग के लिए, तो इंटरलॉक जहाँ भी होगा वहाँ पे देखना शट डाउन वाल्व होता है। जब भी कोई क्राइटेरिया मीट करेगा तो वो क्या होगा कि वो शट डाउन वाल्व एक्चुएट होकर के फर्नेस ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अब
यहाँ पे आजकल जो फर्नेस होता है ना मोस्टली उसमें ब्लॉक एंड ब्लीड वाल्व होता है, मतलब दो शट डाउन वाल्व होता है और एक वेंट में भी शट डाउन वाल्व होता है। मतलब एक शट डाउन वाल्व फेल कर गया तो भी दूसरा शट डाउन वाल्व है। अब मान लो कि दोनों शट डाउन वाल्व भी फेल कर गया तो भी वेंट वाल्व है, मतलब क्या गैस आएगा भी तो वो वेंट में निकल जाएगा, इधर आगे नहीं जा पाएगा। तो इतना सेफ्टी अभी आजकल मेंटेन करते हैं। तो एनीवे, तो क्या है कि उसके बाद अगर आप कंडेंसेट कर ली ये आपने बॉक्स माने ये आपने केओडी ड्रेन कर लिया तो आप इस एसडीबी को लाइन अप कर सकते हैं। ठीक है, एसडीबी लाइन अप कर सकते हैं। आप फ्यूल गैस बर्नर जलाने जा रहे हैं, उसके पहले अगर आप थोड़ा सुविधा चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सुविधा चाहते हैं तो हम लोग पहले ही से बर्नर जलाने के पहले ही एफडी फैन भी चला लेते हैं। ठीक है, एफडी फैन चला के बिना चलाए भी आप लाइट अप कर ही सकते हैं पायलट बर्नर को, लेकिन एफडी फैन चला के आप एयर रजिस्टर से एयर कंट्रोल कर लेते तो उधर का फिर झंझट खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, एफडी फैन चला के ही हम लोग पायलट बर्नर जला सकते हैं, और नहीं तो फिर एफडी फैन बंद करके भी पायलट बर्नर जला लो, फिर आपको उसके बाद एफडी फैन चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एफडी फैन चला लिया। उसी तरह हम लोग फ्यूल ऑयल का सर्कुलेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं पहले से ही। सारे बर्नर के वाल्व तो बंद ही है, फ्यूल ऑयल का सर्कुलेशन यानी फ्यूल ऑयल का पंप चलाया, उसको फ्यूल ऑयल हीटिंग के लिए स्टीम हीटर के थ्रू आया, ये एसडीबी रीसेट किया। अब ये एसडीबी रीसेट करके इधर से ये एसडीबी रीसेट किया और ये फ्यूल ऑयल का सर्कुलेशन चालू कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है ये एसडीबी है ना किस लिए है, ट्रिपिंग के लिए है। अब ये ट्रिपिंग के लिए अलग अलग लॉजिक्स होते हैं। मोस्टली क्या लॉजिक्स होते हैं कि लो फ्यूल गैस प्रेशर पे ये एसडीबी काम करेगा और ये एसडीबी बंद हो जाएगा। मतलब क्या कि जैसे ये फ्यूल गैस का लाइन है और यहाँ पे एक प्रेशर है, ये प्रेशर अगर कम हो जाएगा एक लिमिट से, तो उस लिमिट से अगर प्रेशर कम होने पर अलग अलग फर्नेसेस के लिए अलग अलग डिजाइंस होते हैं। जनरली वो 1 kg से कम ही प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर से कम होगा ना तो एसडीबी बंद होकर फर्नेस ट्रिप हो जाएगा। तो अगर मान लो कि इस सर्किट में अगर आप सर्कुलेशन करना हो रहा है, अगर आप एसडीबी रीसेट करोगे ना, तो एसडीबी रीसेट करोगे तो तुरंत एसडीबी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो पहले कुछ था ही नहीं, तो लो प्रेशर में तुरंत बंद कर देगा इंटरलॉक। तो इसलिए जब फर्नेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग को लो प्रेशर वाला इंटरलॉक को बाईपास करना पड़ता है। समझ रहे हैं? देखो फिर से मैं बोलता हूँ, देखो क्या होता है, कोई भी फर्नेस होता है ना उसमें 2 तरह के इंटरलॉक्स होते हैं, और भी बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं, बट मोस्टली ये तो इंटरलॉक होता ही है लो फ्यूल गैस प्रेशर पे और लो फ्यूल ऑयल प्रेशर पे। क्यों करते हैं ऐसा इंटरलॉक क्यों दिया रहता है? इसलिए दिया रहता है कि अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हुआ, तो बहुत कम प्रेशर होने पे हो सकता है कि ये फर्नेस बुझ जाए। ठीक है, फर्नेस बुझ गया। अब क्या है कि जनरली ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं ना फ्यूल गैस के या फ्यूल ऑयल के, वो कॉयल आउटलेट टेम्परेचर के साथ कंट्रोल होता है। मतलब फर्नेस फीड का जो कॉयल आउटलेट टेम्परेचर हो रहा है वो अगर घटता है तो इस कंट्रोल वाल्व को क्या करता है कि ऑटो कैस्केड में रहता है, वो कंट्रोल वाल्व को खोल के ज़्यादा फ्यूल ऑयल ले लिया या ज़्यादा फ्यूल गैस लेकर के कॉयल आउटलेट टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ प्रेशर कम होने के कारण बर्नर बुझ गया है, तो बर्नर बुझने से कॉयल आउटलेट टेम्परेचर घटेगा, और ऑटो कैस्केड में कंट्रोलर को क्या समझ में आएगा कि कॉयल आउटलेट टेम्परेचर घटा है, तो क्या करेगा वो कंट्रोल वाल्व को फर्दर खोलेगा। उसको लगेगा कि कॉयल आउटलेट टेम्परेचर घट रहा है, कंट्रोल वाल्व को फर्दर खोलो। तो सोचो स्थिति क्या हुआ, बर्नर अंदर का बुझ गया और गैस आप ज़्यादा देने लगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो क्या सोचा कि वो गया फील्ड में देखा कि अरे कॉयल आउटलेट टेम्परेचर तो मेंटेन ही नहीं हो रहा है, और क्या करे, तो जो गया तो देखा बर्नर बुझा है और उसी में अगर वो लाइट अप कर लिया तो क्या होगा, धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि अंदर गैस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर बन चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंटरलॉक दिया रहता है कि जैसे ही प्रेशर एक कम हो, जिस प्रेशर से नीचे ये बर्नर बुझने के चांसेस रहते हैं, तो ये एसडीबी बंद कर देते हैं। ठीक, तो एनीवे, तो अगर आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो प्रेशर कम ही है, जैसे एसडीबी रीसेट करोगे तुरंत ही बैठ जाएगा ना, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इंटरलॉक बाईपास करना पड़ेगा। इसलिए सारे जगह पे इस तरह के इंटरलॉक का बाईपास स्विच भी दिया रहता है कि जो सिर्फ स्टार्टअप के काम में आता है। स्टार्टअप के टाइम बाईपास करके आप जला लो, एक बार जब जल जाएगा तो फिर उस इंटरलॉक को लाइन में ले लो और फिर वो सेफ्टी इंटरलॉक काम में आ जाएगा। तो एनीवे, ये यहाँ पे आप बाईपास करो, रीसेट करो और यहाँ पे फ्यूल ऑयल का सर्कुलेशन कर लो, एफडी फैन चला लिया। इधर से हम लोग काफ़ी हद तक निश्चिंत हो गए। ठीक है, अब हम फर्नेस को लाइट अप करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि हम ये दोनों एसडीबी रीसेट करेंगे। रीसेट वाल्व जो है जनरली फील्ड में होते हैं, कहीं कहीं पे पैनल पे भी होते हैं, जहाँ से है आपके पास वहाँ से आप रीसेट कर लोगे। रीसेट करने के बाद ये अब इंडिविजुअल वाल्व सभी अभी बंद है, तो क्या करना है कि आपको बर्नर्स असेंबली में ना वहाँ पे एक पॉइंट होता है जो पायलट गैस का जो टिप होता है ना, वहीं पे आप सामने से एक इग्नाइटर भी लगा सकते हो। मोस्टली इग्नाइटर इलेक्ट्रॉनिक होता है, वहाँ पे एक स्विच से इलेक्ट्रॉनिक स्विच दबाओगे ना तो एक स्पार्क जनरेट होगा। तो क्या है, आप उधर से स्पार्क जनरेट करो एक आदमी, और एक आदमी इधर पायलट गैस का बर्नर खोल दो, तो क्या होगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो पायलट गैस जल गया, एक जला, उसके बाद धीरे धीरे सारे पायलट गैस जला लो। ठीक है,
सिंपल है। कई बार क्या होता है पायलट गैस बर्नर जलते नहीं है, तो अगर नहीं जल रहा है, मान लो कुछ देर नहीं जला, तो फिर से आपको सारे पायलट गैस के वाल्व बंद करके बॉक्स पर्जिंग करना है, क्योंकि अंदर गैस चला गया ना। एडवाइजेबल ये है कि स्पार्क दिया नहीं जला, तुरंत पायलट गैस का वाल्व बंद करना है, ठीक है। नहीं तो पायलट गैस का वाल्व खुला रह गया और आप कंटिन्यूसली स्पार्क कर रहे हैं ना, तो फिर आपका गैस एक्यूमुलेट होते रहेगा। फिर से वही रसोई घर में जो बर्नर है उसमें अगर आप मान लो कि आपका लाइटर जल नहीं रहा और आप गैस का नॉब, बर्नर का नॉब खोल के छोड़ दिए, तो गैस इकट्ठा होते रहेगा और फिर गलती से एक बार जल गया तो क्या होगा, वही स्थिति है। ये वो छोटा लेवल पे और ये इतना इंडस्ट्रियल लेवल का चीज़ है। तो एनीवे, तो इस तरह से आप पायलट गैस के सारे बर्नर जला लो। बर्नर जलने से क्या होता है ना कि छोटा मोटा कुछ गैस है वो भी जल गया, ठीक है, तो पूरा फ्री हो गया। अब उसके बाद आप मेन बर्नर को एक एक करके लाइन में ले सकते हैं। प्रोसीजर एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम थोड़ा इसमें नोट कर लिए थे पॉइंट, एक बार देख लेते हैं कि सारे पॉइंट हमने बोला है कि नहीं। रिसेट FOSDB, इंश्योर एस्टैब्लिश FO हीटिंग विथ स्टीम, ए रजिस्टर, ड्रेन फ्यूल गैस QD, लाइनअप फ्यूल गैस हेडर, नो लीक, reset pilot STB from DCS and then fill and check downstream pressure. First light up pilot gas uniformly, ensure low fuel gas bypass, ensure box up temperature। हाँ, तो ये फ्यूल गैस का बारे में मैं लाइट अप के बारे में ऑलमोस्ट सही बोला था। उसके बाद क्या है कि आप फ्यूल ऑयल बर्नर को जलाना है। अब फ्यूल ऑयल बर्नर का क्या होता है ना, फ्यूल ऑयल थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है, जब तक बॉक्स टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं आया ना तो फ्यूल ऑयल ठीक से जलता नहीं है। तो जनरली 400 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पर ना, डिपेंडिंग ऑन आपका फर्नेस कैसा है उस हिसाब से अगर टेम्परेचर जब आ जाता है ना, तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग इस फ्यूल ऑयल को जलाते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आप जब ये गैस बर्नर आप ये सब जलाए हो ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, डैम्पर एडजस्ट कर लोगे, एयर रजिस्टर एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि एयर रजिस्टर आपने पिंच किया था, मेन गैस बर्नर को लाइन में ले रहा है ना, तो वो फिर फ्लेम प्रोफाइल देख करके आप पूरा एयर रजिस्टर और डैम्पर चेक आपको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि फ्लेम प्रोफाइल सही हो और ड्राफ्ट आपका सही मेंटेन हो। तो ये सब आपने कर लिया है, ठीक है। आपने FD फैंस भी ठीक ठाक लोड पे चला लिया है, रजिस्टर खोल के सब कर लिया। फिर बॉक्स टेम्परेचर जब आ जाएगा 400 450 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हम लोग फ्यूल ऑयल बर्नर भी लाइन में ले सकते हैं। फ्यूल ऑयल का क्या है ना, जनरली फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर अगर बहुत कम है ना, तो फ्यूल ऑयल जाके स्पिल हो जाता है और बहुत स्मोक हो जाता है, ठीक से जलता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा हाई टेम्परेचर आने पर फ्यूल ऑयल ठीक से जलता है। तो उसके लिए फिर उस हिसाब से फ्यूल ऑयल बर्नर को आप एक एक करके बर्नर लेते जाओगे। अब फ्यूल ऑयल बर्नर लेने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली क्या होता है, जैसे फ्यूल ऑयल का बर्नर है ना, अब ये बर्नर का ये वाल्व है, इसके बाद डाउनस्ट्रीम में जो वाल्व है ना, डाउनस्ट्रीम लाइन में ये देखो ये एक एटमाइजिंग स्टीम का भी लाइन है। एटमाइजिंग स्टीम जो है ना, हर एक बर्नर में ना फ्यूल ऑयल का जो बर्नर होता है, एक तरह से फ्यूल ऑयल जाता है, एक तरह से एटमाइजिंग स्टीम जाता है। तो एटमाइजिंग स्टीम का प्रेशर ना फ्यूल ऑयल के प्रेशर से, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है फ्यूल ऑयल का, उसके प्रेशर से ये 2-2.5 kg ज़्यादा रखते हैं हम लोग। उस प्रेशर को ये दोनों का DP कंट्रोल करने के लिए एक DP रहता है, तो 2.5 kg करीब रखते हैं। तो क्या करते हैं, बर्नर को लाइन में लेने के पहले हम लोग थोड़ा सा स्टीम मार के इस लाइन को थोड़ा फ्लश भी कर लिए, फिर ये बीच वाला वाल्व बंद कर दिए। अब ये वाल्व खोल दिए तो मतलब उस बर्नर में एटमाइजिंग स्टीम जा रहा है, और ये वाल्व खोल दिए तो फिर ये फ्यूल ऑयल जा रहा है। और बगल में जनरली इस असेंबली में क्या रहता है कि मेन बर्नर अगर जल रहा है, पायलट जल रहा है, तो फ्यूल ऑयल बर्नर तुरंत ही पकड़ लेगा अगर टेम्परेचर आ गया है। तो इस तरह से ये हो जाता है। ये होने के बाद क्या है कि जब ये फ्लू गैस का टेम्परेचर ठीक ठाक आ जाएगा ना, तब उसके बाद हम लोग ID फैन चलाते हैं। ID फैन इसलिए बाद में चलाते हैं क्योंकि ID फैन अगर पहले से चला दिया ना, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर बहुत कम है ना, तो बहुत कम फ्लू गैस के टेम्परेचर पे ना SO2 और ये H2O जो है ना, वो H2O SO2 से रिएक्ट करके H2SO4 H2SO3 बनाता है, और ये जो है ना लो टेम्परेचर पे कंडेंस होकर के यहाँ पे कोरोजन क्रिएट करते हैं। तो वो फिर लो टेम्परेचर पे इतना करना ठीक नहीं है। अच्छा खासा टेम्परेचर आ गया तब ID फैन चलाते हैं। ID फैन जब ठीक ठाक चल गया तो फिर एयर प्री हीट, एयर जो FD फैन का एयर है उसको भी एयर फ्री हीटर के थ्रू ले जा रहा है। मतलब जनरली क्या है, FD फैन चला है पहले तो ये GAPH का बाईपास और CAPH का बाईपास के थ्रू जा रहा है फर्नेस में, और जब ID फैन ठीक ठाक चल के यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा आ गया, उसके बाद इसको अंदर से ले जाएंगे। समझ रहे ना, पहले से ही अंदर ले जाएंगे ना तो यहाँ पे टेम्परेचर आने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर वही वो कोरोजन वाला झंझट होगा। तो पहले से इस पूरा को गर्म कर लिया। समझ रहे ना, यहाँ पे थोड़ा अलग है। जनरली क्या होता है कि हम लोग से हीट एक्सचेंजर्स में क्या है, पहले कोल्ड फ्लूइड को लाइन अप कर लेते हैं और उसके बाद हॉट फ्लूइड को लाइन अप करते हैं ना, तो क्योंकि नहीं तो फिर हॉट फ्लूइड जाता रहेगा तो ट्यूब खराब होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा हॉट फ्लूइड को पहले लाइन अप कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा टेम्परेचर आ जाए, फिर कोल्ड फ्लूइड को लाइन अप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कोल्ड फ्लूइड जाए, मतलब मोस्टली बाईपास से ले जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर अंदर जाता ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं जाता है, एकदम ड्राई रन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, ज़्यादातर बाईपास से ले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि उसके बाद क्या है, उसके बाद आप
डैम्पर, ये जब आईडी फैन चला लोगे तो डैम्पर बंद कर दोगे, आपका जो है एयर फ्लू गैस इधर से आएगा, बाहर चला जाएगा। और आपका एयर रजिस्टर भी खोल लोगे। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। पता नहीं लोगों ने बोला था कमेंट करके कि वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने बना दिया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल था नहीं। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।